हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम उपेंद्र सिंह की बुक के अंदर बात कर रहे थे कौन कौन से तौर तरीके हैं भारत के इतिहास को डिवाइड करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो टॉपिक है ये दो फेजेस में डिवाइडेड है। राइटर ने इस टॉपिक को डिवाइड करा है कि भारत के इतिहास को हम डिवाइड कर सकते हैं या तो पीरियडाइजेशन के बेसिस पर, जहाँ पर हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर डेट्स की, ईयर्स की, या एक पूरे के पूरे एरा और सेंचुरीज की बात करते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीका था पीरियडाइजेशन का, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग इतनी से लेकर इतनी सेंचुरी तक के टाइम पीरियड को एंशिएंट हिस्ट्री बोल सकते हैं। फिर कुछ टाइम पीरियड को हम लोग बोल सकते हैं अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, फिर कुछ टाइम पीरियड को मेडिवल हिस्ट्री, और कुछ टाइम पीरियड को मॉडर्न हिस्ट्री, और करंट टाइम हमारा कंटेम्प्रेरी टाइम है। इस लेक्चर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि दूसरा फेज डिस्कशन का इस पैराग्राफ के अंदर, इस टॉपिक के अंदर छुपा हुआ है, और वो है अब हम जो पीरियडाइजेशन करने वाले हैं वो एंशिएंट पास्ट में जो भी राइटिंग सिस्टम डेवलप हुए थे उसके बेसिस पर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जब पूनम दलाल दहिया के लेक्चर्स देखते हो, या फिर इवन बेसिक तमिलनाडु, जब आपने जो बुक्स हैं 6 क्लास की वो कर रखी है एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं होता, 3 टर्म्स के बारे में आपने सुना होगा। एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है प्री हिस्ट्री, दूसरा होता है हिस्ट्री, और तीसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री। ये रहा, ये तीनों टर्म आपने सुने होंगे, समझे होंगे। इसके बेसिस पर हम हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन करेंगे राइटिंग सिस्टम के बेसिस पर। तो देखो, एंशिएंट या फिर जो अर्लीस्ट पार्ट्स होते हैं इंसानों के इतिहास के, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू प्री हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री। तो क्या मतलब होता है इन दो टर्म्स का? काफ़ी लंबे समय का टाइम पीरियड जब राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी इंसानों के द्वारा, और अगर हम उस पीरियड को स्टडी करें जब राइटिंग सिस्टम इन्वेंट नहीं हुआ था, उस टाइम पीरियड को दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री। और एक ऐसा पार्ट इंसानों के इतिहास का जब राइटिंग सिस्टम डेवलप हो गया उसके बाद अगर हम स्टडी करें इंसानों के इतिहास को, और जब राइटिंग सिस्टम डेवलप हो गया ऐसी सोसाइटीज़ को फिर हम बोलने लगे लिटरेट सोसाइटीज़। उसको हम मानते हैं, कहा जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा, दैट इट इज़ अ पीरियड ऑफ व्हाट इज कॉमनली नोन एज हिस्ट्री। तो ये राइटिंग सिस्टम के बारे में इतिहास को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आज हम इतिहास को डीकोड कर पा रहे हैं तो वो राइटिंग सिस्टम के बेसिस पर कर पा रहे हैं। लेकिन ये कहना या फिर पूरी तरीके से समझना या रिलाई करना सिर्फ और सिर्फ हम हिस्ट्री को राइटिंग सिस्टम के बेसिस पर समझ पा रहे हैं, ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि इंसान का काफ़ी बड़ा इतिहास तब से भी जुड़ा हुआ है जब राइटिंग सिस्टम इन्वेंट ही नहीं हुआ था, यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड। और आप उपेंद्र सिंह की बुक में ही सिर्फ ये चीज़ डिकोड कर पाओगे। इतनी प्यारी एनालिसिस इस बुक में दे रखी है कि राइटिंग सिस्टम के बेसिस पर भी क्लास डिवीजन हो गया था। कुछ लोग जो लिटरेट लोग बने आगे चलकर, मैं कंटेम्प्रेरी टाइम की बात नहीं कर रहा, आगे चलकर कुछ लोग ऐसे थे, सबको थोड़ी ना सिंबल्स और बोलना, वर्ड्स प्रोनाउंस करना सबको थोड़ी ना इतिहास के अंदर आ गया था। इंसानों ने जब पहली बार बोलना शुरू करा था, आप हिस्ट्री में जानते हो
इंसान अपने मुंह से सिर्फ कुछ टोन्स निकालते थे, कुछ आवाजें निकालते थे, और आपस में एक गांव में रहते हुए, एक जगह में रहते हुए वो समझ लेते थे एक दूसरे के घर परिवार के लोग जो मेंबर्स होते थे कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही शुरू हुआ होगा सिंबल्स से, वर्ड से, लेकिन प्रॉपर जब चीज़ों को पेन डाउन करा गया और प्रॉपर एक जब अलग अलग सोसाइटीज़ में भाषा बनना स्टार्ट हुई कि हाँ इस सिंबल का, इस टोन का ये मतलब है, अगर हमारे मुख से ऐसा साउंड निकले, ऐसे शब्द निकले तो इसका ये मतलब है। इसको भी बहुत कम लोग जान पाए और उसी से यहां पर प्राउड फीलिंग और उसी के साथ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की शुरुआत होती है। और इसने भी बहुत पुराने इतिहास को अगर हम पढ़ें, एक प्रकार से, वैसे वर्ड कहना यहां पर ठीक तो नहीं, लेकिन एक प्रकार से इसने पढ़े लिखे लोग जो बोल पाते थे, सिंबल्स को समझ पाते थे, सिंबल्स को लिख पाते थे, वो पेन डाउन कर पाते थे, उनको कम्युनिकेशन कर पाते थे, और उसकी वजह से इतिहास में, प्राचीन इतिहास में जब व्यापार होता था तो उस कॉन्वर्सेशन, उस राइटिंग के थ्रू उनको जो फ़ायदा मिलता था, और कुछ लोग जो ऐसे थे जो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते थे, उनको नहीं आता था कुछ समझ में, तो वो काफ़ी पिछड़े रह जाते थे। ये भाषा भी, राइटिंग सिस्टम भी, इसका भी इन्वेंशन जो है वो क्लास डिवीजन के साथ जोड़ा जाने लगा। ओनली एनालिसिस एंड ओनली इंटरप्रिटेशन, जो आज तक मुझे इतने सालों से हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, जो सिर्फ इस बुक के अंदर मिली मुझे। अभी आप देखोगे इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये वाली चीज़, और रिमार्केबल चीज़ है। अगर आप इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी के साथ अगर आप उसको समझोगे, रिमार्केबल एनालिसिस है वो, एक नई इंसाइट देगी वो आपको, एक नया टच देगी आपकी नॉलेज में। तो चलो उसको समझते हैं। पहले एकदम से बेसिक लेवल से इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं कि इंसान जो है, पहले आप इतना समझ जाओ कि इंसान मुंह से अपने कुछ टोन्स निकालते थे, कुछ साउंड्स निकलती थी इंसानों के मुंह से। तो इंसानों को लगा हम सामने वाले इंसान से कुछ कहना चाहते हैं, तो एक कॉमन टोन या एक इशारा ऐसा होना चाहिए कि ये रोज़मर्रा की चीज़ है, जब हम इसको ऐसा करने को बोले या ऐसा इशारा करें या मुंह से कुछ ऐसी टोन निकले तो इसका मतलब ये समझ जाए। ऐसे करके लोगों के बीच में, अब ये सारी टोन ऑब्वियस ही बात है दुनिया में एक जैसी तो हो नहीं सकती है। आज भी आप देख लो, इंग्लिश के भी अलग अलग कंट्री में कितने भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सेंट होते हैं। आप मिडल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज में चले जाओ तो पर्शियन लैंग्वेज बोलने वाले अलग अलग तरह के एक्सेंट को यूज़ करते हैं। भाषाएं अलग अलग तरह की हैं। लोगों के मुंह से जिस तरीके से किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन निकलती है, उसका लहजा, उसकी टोन, जो साउंड आपके कानों में पड़ती है, वो भी बहुत अलग अलग होती है। सिमिलरली जब एक कॉमन एरिया में रहने वाले कुछ गिने चुने लोगों ने कुछ साउंड्स, उसके बाद वर्ड्स, फिर आगे चलकर कुछ सेंटेंसेस ओरल फॉर्मेट से होते हुए रिटन फॉर्मेट के अंदर उसको पेन डाउन करते हुए, जब ये पूरा का पूरा सिलसिला शुरू करा, तो इंसानों के बीच में एक माध्यम बना, किसका? कॉन्वर्सेशन का। बातचीत का सिलसिला यहां से शुरू होता है, इंसान इंसान के बीच में। ऑब्वियस ही बात है, वो साउंड्स और सेंटेंसेस सामने वाले को समझ में आने चाहिए, तभी तो आप किसी ना किसी से कॉन्वर्सेशन कर पाओगे और एक फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन कर पाओगे। अब कई लोग ये बोलते हैं मोहब्बत की कोई भाषा नहीं होती, लव हैज़ नो लैंग्वेज। ठीक है, मूवीज़ के लिए कहने के लिए ठीक है, एंड फॉर द टाइम बीइंग किसी के साथ थोड़े टाइम के लिए कैजुअल होने के लिए ठीक है ये चीज़ें, लेकिन
पॉइंट इज कि अगर आपको एक परमानेंट अच्छा पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए, अब दिक्कत ये है कि आप हो किसी और कंट्री से, सामने वाला किसी और कंट्री से, आप उस देश की भाषा नहीं जानते, वो आपके देश की भाषा नहीं जानता, तो वो फ्रूटफुल या इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन कभी आपके बीच में हो ही नहीं पाएगी। आप मान लो साउथ अमेरिका के किसी देश में कभी खो गए और वहां पर लोग इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं। आपको तो ये लगता है ना कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, हर जगह बोली जाती है। बहुत सारी कंट्रीज दोस्तों ऐसी है वहां पर इंग्लिश नहीं समझते लोग। अब वहां इंग्लिश बोल रहे हो, लोगों को लिखकर समझाने की कोशिश कर रहे हो, लोग नहीं समझ रहे हैं। यू विल फील वेरी मच डिप्रेस्ड कि जैसे आप भरी भीड़ के अंदर चीख रहे हो और कोई आपकी पुकार नहीं सुन रहा है। लेकिन एटलीस्ट कुछ चीज़ों तो इशारों से आप कह सकते हो कि आपको भूख लगी है, तो आप हाथों से मुंह की तरफ इशारा करते हुए आप लोगों को समझा सकते हो कि आपको खाना खाना है। आप वॉशरूम का इशारा बता सकते हो सामने वाले को ये पूछने के लिए कि यहां पर आसपास कोई टॉयलेट्स या फिर वॉशरूम्स कहां पर हैं। आप बहुत सारी चीज़ों का, साइकिल का इशारा कर सकते हो, गाड़ी का इशारा कर सकते हो, बाइक का इशारा कर सकते हो। ये ग्लोबल लैंग्वेजेस, ये ग्लोबल साइंस है, सॉरी, जो सबको समझ में आएंगे। फिर चाहे कोई मुख से वो भाषा बोलना जानता हो चाहे नहीं जानता हो। ऐसे करके इंसानों को भी शुरुआती दिनों में फ्रस्ट्रेशन होती थी कि आप कुछ बोलना चाहते हो और सामने वाला इंसान एकदम से थोड़ी ना समझ पाएगा। आप इसके अंदर पढ़ोगे, अभी राइटर यहां पर एक लाइन यूज करेगा कि जो लैंग्वेजेस हैं, जो सिंबल्स हैं, जो राइटिंग सिस्टम है, ये सारा प्रोसेस बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल था। लेकिन जब ये अच्छी तरीके से मजबूत होता चला गया, राइटिंग सिस्टम के बेसिस पर व्यापार बढ़ता चला गया दुनिया में। आई रिपीट माई वर्ड्स, राइटिंग सिस्टम का मजबूत होना, लैंग्वेज का मजबूत होना, जिसकी वजह से कॉन्वर्सेशन का मजबूत होना, सिंबल्स जो है लोग यूज करते थे। जब इंसान दूसरे इंसानों की भाषाओं को, सिंबल्स को, उसके इंटेंशन को, उसके इशारों को 100% नहीं, थोड़ा बहुत ही समझने लगा, दुनिया में जितना वो समझता चला गया दूसरे इंसान की भाषाओं को, सिंबल्स को, इशारों को, उतना ज्यादा व्यापार बढ़ता हुआ चला गया। कैसे, ये हम जानते हैं। जो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज को हम किसी की लैंग्वेज को सुनते हैं या अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं, राइट? जनरली सामने वाले की अगर हम सुन भी रहे हैं लैंग्वेज को, तो वो भी तो बोल रहा है ना अपने मुंह से, हम भी बोल रहे हैं। तो लैंग्वेज की एक प्यारी डेफिनेशन क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ स्पोकन सिंबल्स ऑफ कम्युनिकेशन। वार्तालाप के वो इशारे जो मुख से बोल सके हम, वो है लैंग्वेज। ठीक है? अब लैंग्वेज जो है वो अलग अलग होती हैं, अलग अलग सिंबल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस में जो एक रिस्पेक्टफुल वर्ड होता है, एक रिस्पेक्टफुल शब्द होता है, वो दूसरी लैंग्वेज के अंदर हो सकता है वो एब्यूजिव वर्ड बन जाए, बिकॉज सिंबल ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज टू लैंग्वेज, जो बोलने वाला जो ग्रुप होता है, सबके अंदर बदल जाते हैं। अब जापान के कल्चर में आप जो है किसी को मुंह से भले ही हेलो मत बोलो, जस्ट बो डाउन योर हेड, सामने वाले के चेहरे पे वो स्माइल ला देगा और सामने वाला भी आपको दोबारा ऐसे मतलब आप भी अगर आप अपना हेड अगर बो डाउन कर रहे हो, सामने वाला भी रिवर्ट बैक आपको यही करके देगा। इट इज अ वे ऑफ ग्रीटिंग। आप यूरोपियन कल्चर में, इवन साउथ ईस्ट एशियन कल्चर में, साउथ ईस्ट तो नहीं मतलब जापानीज कल्चर के आसपास अगर आप बात करो कि फार ईस्ट अगर आप देखो एशियन कॉन्टिनेंट को और यूरोपियन कल्चर के अंदर, बहुत ज़्यादा देर तक आप किसी को अगर
घूरते रहो ना बहुत ज़्यादा देर तक, तो लोग स्माइल कर कर वहाँ पर आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कह देते हैं, और जापान में अपना हेड बो डाउन कर लेते हैं, यूरोप में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कह देते हैं। यहाँ पर पता चला मैं लड़की की तरफ 15 मिनट तक देख रहा हूँ, उसने 100 नंबर कॉल कर दिया। निर्वैर सड़क पर खड़ा होकर बो डाउन कर रहा है अपना हेड, जैपनीज कल्चर की तरह सबको देखते हुए। लोग पता चला चप्पलों से मारने लगे उसे कि मिर्गी के द्वारे आए से। अलग अलग कल्चर में लैंग्वेज जो कि बनी है सिंबल्स ऑफ कम्युनिकेशन से, उसके अलग अलग मतलब होते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें जिसके साथ तालमेल बिठाना है, इतिहास कहता है ये, हमें जिसके साथ तालमेल बिठाना है उसके और मेरे सिंबल्स ऑफ कम्युनिकेशन मैच करने चाहिए। अब जैसे बहुत अच्छी तरीके से उर्दू का इस्तेमाल करते हुए जब लोग किसी के घर पे जाते हैं तो उनको प्यार से बोला जाता है कि तशरीफ रखिए, बैठिए, मतलब। अब यही अगर आप किसी और वे में इस चीज को अगर बोलना चाहोगे कि आओ भाई बैठो, किसी बंदी से बोल रहा हो बैठो, अपने हिप्स रखो यहां पर, तो वो एक बड़ा ऑफेंसिव साउंड करता है। इसलिए समझने की कोशिश करो मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मानव इतिहास में जब लोगों को एक दूसरे से तालमेल बढ़ाना था और एक सिविलाइजेशन या एक दूर दराज के एरिया के लोगों को दूसरे एरिया के लोगों के साथ अपना व्यापार या किसी भी तरीके का तालमेल या रिश्ता आगे बढ़ाना था, तो सिंबल्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे, स्पेशली लैंग्वेज, स्पोकन सिंबल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो, लैंग्वेज अगर बोली जा रही है तो ये सिंबल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, हर कोई ये चाहेगा कि भाई जो हमारी जनरेशन ने जो लैंग्वेज सीखी, जो सिंबल्स ऑफ कम्युनिकेशन सीखे, इतिहास के अंदर हर एक इंसान ने यही चाहे कि जिस तरीके से हमने कुछ शब्दों का उच्चारण करना सीखा, हमारे मुंह से जिस तरीके के साउंड्स निकलते हैं, जो वर्ड्स निकलते हैं, जो सेंटेंसेस निकलते हैं, हम अपनी आगे वाली जनरेशन को भी वो समझाएं और हमारे आसपास के घर परिवार के लोग हमेशा हमारे मरने के बाद भी ऐसे ही कॉन्वर्सेशन करें। छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज़ को जाने, कल को हम रहें चाहे ना रहें। इसके लिए इन्वेंट होता है स्क्रिप्ट, जिसको आप आसान भाषा में समझते हो, राइटिंग। राइटिंग या स्क्रिप्ट क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। आप कुछ कुछ साइंस को देख रहे हो, कुछ कुछ सिंबल्स को देख रहे हो, और क्योंकि आप उसको देख रहे हो इसलिए वो विजुअल कम्युनिकेशन का माध्यम है। और हर सिंबल या साइन का एक स्पेसिफिक मीनिंग हो सकता है, या जब आप उसको मुख से बोलोगे तो आपके मुख से किसी ना किसी प्रकार का साउंड निकलेगा जो दूसरे शब्दों और सिंबल से अलग होगा। लेकिन स्क्रिप्ट की एक खास बात यह होती है, स्क्रिप्ट हमेशा लिखी जाती है किसी ना किसी सरफेस पर, फिर चाहे वो हार्ड सरफेस हो, सॉफ्ट सरफेस हो, पेरिशेबल सरफेस हो, कि जो कल को वक्त के साथ, हालातों के साथ, मौसम के अनुसार मिट जाए, या फिर जमाना कोई सा भी हो वो इंटैक्ट रहे, कैसे भी करके कैसा भी लिखा गया हो, लेकिन वो लिखा जरूर जाता है। ये होता है स्क्रिप्ट। अब इंसान जो है, स्क्रिप्ट तो बाद में पेन डाउन करी गई, लिखी गई, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, इंसान ने पहले दिन लिखना थोड़ी ना शुरू कर दिया था कि हम पहले ये लिखेंगे फिर इसको बोलना सीखेंगे। इंसान के मुख से पहली बार साउंड्स निकलना शुरू हुए। उसने का, ई, ऊ, कुछ कुछ इशारे, मुंह से कुछ ना कुछ साउंड निकालना शुरू करा। ऐसे ये ट्राइबल कम्युनिटी की आज भी पहचान होती है। बहुत बार वो लोग जो होते हैं वो ना कूस साउंड निकालते हैं। कूस साउंड होती है मतलब जो कोयल की साउंड होती है, कू कू करके जो होती है, उसकी उसमें भी एक टोन होती है कि जैसे अगर खाने के लिए कोई बुला रहा है तो
3 बार मुंह से कू निकालना, कू कू कू। कोई एकदम से कोई आपदा आ गई, कोई अटैक करने आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, तो हो सकता है 2 बार कू बोला जाए और एक कू लंबा बोला जाए, एक कू छोटा बोला जाए। या फिर मुंह से कुछ एक पैटर्न निकालना, लाइक जैसे हॉर्स चल रहा हो। ये अलग अलग साउंड्स मानव इतिहास जो है हमें बताता है कि ये निकालना इंसानों ने शुरू करी थी, और आज भी बड़े सारे दुनिया के ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग ऐसे ही कॉन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ह्यूमन बीइंग्स जो है दे यूज लैंग्वेजेस लॉन्ग बिफोर दे इन्वेंटेड स्क्रिप्ट। ऑब्वियस ही बात है, लिखना तो पेन डाउन करना तो बाद में शुरू करा गया, पहले उन्होंने मुख से जो है कुछ साउंड्स निकालना शुरू करी, लैंग्वेजेस डेवलप करना शुरू करी। अब जैसे अगर हम बात करें, आप जब हरप्पन सिविलाइजेशन का टॉपिक पढ़ते हो तो मेसोपोटामिया जो कि आज के समय में एंशिएंट इराक वाला एरिया है, वहां पर इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो थी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, जो कि इन्वेंट हुई थी 3400 बीसी के अंदर। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की इजिप्ट के लोगों की जो स्क्रिप्ट थी वो थी हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट, जो कि इन्वेंट हुई थी 3100 बीसी के अंदर। तो यानी कि ज़्यादा पुरानी कौन सी हुई? मेसोपोटामिया की। तो दोस्तों क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट होता क्या है, मैं आपको ये काफ़ी डिटेल में 6th क्लास में, 9th क्लास की तमिलनाडु में बता चुका हूँ, पूनम दलाल दहिया में भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है, जो शब्द है ना क्यूनिफॉर्म, जस्ट अ मिनट, ये जो शब्द है क्यूनिफॉर्म, इसका दोस्तों मतलब होता है समथिंग विच इज वेज शेप्ड। ठीक है, समथिंग विच इज वेज शेप्ड। अब ये वेज शेप्ड दोस्तों क्या होता है? वेज शेप्ड कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि वी शेप की कोई चीज हो। ठीक है, जो कि वी शेप की चीज हो। वेज शेप कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि वी शेप की कोई भी चीज हो। ठीक है, और जो कि ट्रायंगुलर हो इन क्रॉस सेक्शन। अब ये दिखता कैसा है ये मैं आपको बता देता हूं। कोई भी चीज जो वेज शेप होती है वो दिखती है ऐसे, ये ट्रायंगुलर शेप क्रॉस सेक्शन में। तो ये जो हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की, यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम की, तो आप इसमें अक्सर देखोगे ट्रायंगुलर शेप या वी शेप्स आपको ज्यादा दिखेंगी। यहां पर आप देखो, ये देखो ट्रायंगुलर शेप, वी शेप, यहां पर वी शेप। अब वो इन्वर्टेड हो या कैसे भी हो, लेकिन आपको जनरली ऐसे ट्रायंगल्स और वी शेप बहुत ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये है यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम। किसी को भी आप देख लो, ज़्यादातर आपको ऐसे ही पैटर्न दिखेंगे कि लेटा हुआ ट्रायंगल है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है, थोड़ा सा स्लांटेड ट्रायंगल है, वी शेप ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको हर जगह दिखेंगे। देखो वी वी, यहाँ पर वी है, यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ वी बने हुए हैं हर जगह। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आपका यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, जो कि पहचान थी मेसोपोटामिया की। ओके, फिर जब इजिप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट की, तो ये एंशियंट इजिप्ट की पहचान थी, जहां पर ये बड़ा यूनिक सिस्टम था इनका स्क्रिप्ट का, वेरी इंप्रेसिव। हीरोग्लिफिक के अंदर क्या होता है, कोई भी ना ये एक पिक्चर बनाते हैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, ये एक पिक्चर बनाते हैं, और वो पिक्चर जो है वो किसी शब्द को या किसी साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब सोच के देखो कितना यूनिक चीज है इनके स्क्रिप्ट के अंदर। जो पिक्चर है, पिक्चर देखकर हमें ऐसा लगेगा यार ये तो तोता है, ये तो कौवा है, ये तो शेर है, ये तो पैर बन रखा है, ये तो जूता बन रखा है, पर उसका एक सिंबॉलिज्म है किसी वर्ड के साथ एसोसिएटेड, या फिर उसको किसी ना किसी प्रकार से प्रोनाउंस करा जाता है कि मुख से एक साउंड निकले, और वो होते हैं हीरोग्लिफ। जैसे ये देखो, अब आप तो कह दो कि ये तो कौवा बन रखा है, तो चील बन रखी है, ये तो एक कोई बंदा बन रखा है, ये कि स्नेल है, सांप है, ये कटोरा है, मटका है। ठीक है, ये आंख बन रखी है। ये
आपको लग रहा है मछली बन रखी है, ये कोई रोप है, ये कोई शेर है, तो ये आपको लग रहा है कि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये बैल है, ये कोई झंडा है, लेकिन इन सब के कोई ना कोई मीनिंग है, या फिर इनको प्रोनाउंस करा जाता है सिंबल को देखते हुए। ये सारे प्रोनाउंस करने की या फिर किसी शब्द को डिनोट करने की एक माध्यम है। अब ये क्योंकि एक डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है, तो देखो जो चील बनी हुई थी उसका मतलब होता है ए, जूता जो बन रखा होता है बी, ऐसे जो अम्ब्रेला को उल्टा करके अगर आप उसका हुक देखो नीचे का वो सी, हाथ है वो डी, ठीक है, आंख है वो आर है, ऐसा जो ट्राइंगल है वो क्यू है, रिवर्स की तरह ये जो है ये डब्ल्यू है, ठीक है। इन सब के अलग अलग मीनिंग है। बतख है वो यू है। तो ये होता है हीरोग्लिफ। तो मेन डिफरेंस क्या है हीरोग्लिफ और क्यूनिफॉर्म में? जो क्यूनिफॉर्म है वो वेज शेप राइटिंग है, जहां पर ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर या वी शेप्ड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हीरोग्लिफ के अंदर एक कोई ना कोई सिंबल्स जो होते हैं, जो पिक्चर्स होती हैं, वो किसी वर्ड को या किसी साउंड को डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें ये मेसोपोटामिया के राइटिंग स्ट्रक्चर की, जिसको हम क्यूनिफॉर्म कह रहे हैं, तो मेसोपोटामिया जो हैं दे यूज टू प्रेस लेटर्स, जो भी वो लिखते थे गीली क्ले की टैबलेट्स पर लिखते थे, जबकि जो इजिप्शियंस जो थे वो ना पेपरस शीट्स पर लिखते थे, विच वर मेड ऑफ रीड्स। अब ये क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको 9th क्लास की तमिलनाडु में बताया था। देखो पेपरस दोस्तों ना एक प्लांट होता है, जो ये पेपरस है ये एक प्लांट होता है, ये यूनिक प्लांट है नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर, जो नाइल रिवर वैली है ना उसके पास पाया जाता है। ये एक प्रकार से जो रीड वर्ड यहां पर यूज हो रहा था ना, रीड, रीड का वैसे अपने आप में ही मतलब होता है, रीड का अपने आप में मतलब होता है कोई भी एक टॉल ग्रास जो कि किसी रिवर सोर्स या पानी के स्रोत के किनारे हो, ठीक है। टॉल वैसे ग्रास प्रॉपर आप कह सकते हो, या फिर ग्रास लाइक स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हो। उसको सुखा सुखाकर, जैसे भारत के अंदर मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनते थे बॉर्शबार्क वगैरह से सुखाकर, या फिर जो सारी की सारी पाम लीव्स वगैरह पर, तो यहां पर ऐसी ना पेपिरस जो है उससे वो एक तरीके से शीट्स बनाई जाती थी, पेपर शीट्स। कैसे बनती हैं ये देखो, पहले मैं आपको पेपिरस का प्लांट दिखाता हूं। ये होता है पेपिरस का प्लांट। पहले आप इसको सिंगल स्ट्रक्चर में देख लो, सिंगल स्ट्रक्चर इसका ये, ठीक है, ग्रास लाइक स्ट्रक्चर है। और अगर आप देखो किसी पानी के सोर्स के इर्द गिर्द कैसे ग्रो होता है, तो ये है वो, ठीक है। अब इसको ड्राई करा जाता है, जैसे आपने जैसे जूट का रस्सियों का प्रोसीजर देखा था, मैंने आपको साइंस की क्लास में करवाया था। तो इसको सुखा दिया गया, ऐसे क्रिस क्रॉस सेक्शन में इसकी लेयरिंग कर दी गई, फिर कुछ चीज़ जोड़कर इसको प्रॉपर एक जोड़ दिया जाता है, सुखा दिया जाता है, लेयर पे लेयर बिछाई गई इसके ऊपर, और फाइनली ये एक ऐसी शीट की तरह बन जाता है। ये शीट की तरह बन गया, फिर इसके ऊपर लिख लो, ये ऐसा बन जाता है। अब आप कहोगे सर ये टेक्सचर या फिर ये वाला सरफेस ऐसा इसका कैसे आ गया? देखो दोस्तों, किसी भी प्लांट को अगर जैसे सुखाओगे ना और ड्राई आउट करोगे उसको पानी में डालकर, तो वो अपना कलर जो है वो खो देता है, और फिर यहाँ पर इसकी प्रेसिंग वगैरह होने के साथ ही जब ये पूरा ड्राई हो जाता है तो ये ब्राउनिश या फिर सॉइल टाइप जो कलर होता है वैसा नज़र आता है, ठीक है। तो ये होता है पेपिरस। तो इट इज़ अ पेपर मेड फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ द पेपिरस प्लांट। और ये जो नाइल रिवर वैली के पास ही जो पेपिरस पाया जाता है ना, इसके बारे में दोस्तों एक बात और याद रखना, एक एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ। ये ना इस रीजन में पाया जाने वाला
पेरिनियल सेज है। पेरिनियल का मतलब होता है दोस्तों सदाबहार, मतलब पूरे साल मिलने वाला। और सेज का मतलब अपने आप में होता है रीड, और रीड का मतलब क्या है? टॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, जो नदी के स्रोत के पास पाया जाए, स्पेशली कोई भी ऐसा ग्रास लाइक स्ट्रक्चर जो कि वेट एरियाज में आपको मिले। लेकिन पेपिरस की एक खास बात क्या है, ये आपको नॉर्थ अफ्रीका में नाइल रिवर वैली में देखने को मिलता है। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, उसके नॉर्दर्न साइड पर जो मैं कह रहा हूँ नॉर्थ अफ्रीका, तो वहाँ पर इजिप्ट है। इजिप्ट एक अफ्रीकन कंट्री ही तो है, ठीक है। और नाइल रिवर वैली, और नाइल तो वैसे भी आपको पता ही है इजिप्ट की मेन रिवर है, ठीक है। नाइल में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? क्या पाया जाता है नाइल के अंदर? नाइल नदी किस चीज के लिए फेमस है? एनाकोंडास मिलते हैं वहां पर, भूल गए? पढ़ाया था ना PMFIS में, और हिस्ट्री में भी बता चुका हूँ कई बार। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर अर्लीस्ट सब्सटेंशियल एविडेंस ऑफ राइटिंग, ठीक है। अगर हम अब अपने भारत की बात करें, इजिप्ट की और मेसोपोटामिया की बात तो हमने कर ली। अर्लीस्ट सब्सटेंशियल जो है, स्ट्रॉन्ग है एविडेंस जो है हमारे पास राइटिंग का, और सबसे ज़्यादा राइटिंग जो करी गई है जो हमें मिलता है इतिहास में, वो है हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, विच डेट्स फ्रॉम अराउंड 2600 BC। लेकिन जो रीसेंट डिस्कवरीज हुई हैं वो हमें बोलती है कि इस स्क्रिप्ट का जो ओरिजिन है, इट डेट्स बैक टू द सेकेंड हाफ ऑफ द 4th मिलीनियम BC। जितना समझा जा रहा है उससे भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो हरप्पन स्क्रिप्ट हमें ज़्यादातर किस चीज़ पे देखने को मिलती है? सील्स और सीलिंग्स की फॉर्म में। कोई टेराकोटा सील बन रखी है, उसके ऊपर कुछ इम्प्रिंट्स हैं, कुछ सिंबल्स बन रखे हैं, कुछ लिख रखा है। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे जब हमने लेक्चर शुरू करा कि राइटिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो एक सुपीरियरिटी और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनी आगे चलकर, उसने क्लास डिवीजन करी, और राइटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है मानव इतिहास को समझने के लिए। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर दो वर्ड्स के बारे में जब हमने जिक्र करा था यहाँ पर, एक तो हिस्ट्री और दूसरा प्री हिस्ट्री। राइटिंग सिस्टम से पहले भी तो जो है पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है, जब राइटिंग सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, मानव इतिहास जिसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। और राइटिंग सिस्टम होने के बावजूद भी आप उस इतिहास को पूरी तरीके से डिकोड कर सकोगे, ये असंभव है। कैसे? आप हरप्पन स्क्रिप्ट की ही बात कर लो। हरप्पन स्क्रिप्ट तो पूरी तरीके से अनडिसाइफर्ड है। हम बस वो सिंबल्स ही देख सकते हैं, वो सील्स और सीलिंग्स ही तो देख सकते हैं बस। सील्स आप जानते हो टेराकोटा टैबलेट होती है, या कोई एक इम्प्रिंट कोई एक चीज़ होती है और उसके ऊपर जो इम्प्रेशन होता है वो सीलिंग होता है ना। जैसे पास्ट में जब हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर व्यापार होता था, मैंने आपको बताया था काफ़ी बार, बोरी के आसपास कोई एक रस्सी वगैरह कोई चीज़ बांधी गई, गीली क्ले लगाई गई, उसके ऊपर सीलिंग मार्क करा गया, और फिर सामने वाले को ये बोला गया कि अगर तुम ये जो सील है वो टूटी हुई पाओ तो उसको रिजेक्ट कर देना, इसका मतलब पक्का रास्ते में माल की चोरी हुई है, या इसको इस बैग को खोला गया है, ठीक है, उस बोरी को। तो हरप्पन स्क्रिप्ट जो है, इट इज़ मोस्टली फाउंड ऑन सील्स एंड सीलिंग्स, बट अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिमेन ऑफ राइटिंग। स्पेसिमेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करा जाए, तो या एविडेंस मतलब, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द एविडेंस ऑफ राइटिंग जो सर्वाइव कर पाए अभी तक, हम ये भी तो अज्यूम कर सकते हैं, और बिल्कुल ऐसा था भी, कि लोग जो हैं वो ज़रूरी थोड़ी ना कि हमेशा जब वो लिखेंगे तो ऐसी आइटम पर लिखेंगे जो सर्वाइव कर सके। बहुत बार वो पेरिशेबल मटेरियल पर भी लिखते होंगे, जैसे कोई लकड़ी हो गई, कोई पेड़ की छाल हो गई, जो सर्वाइव नहीं कर सके वक्त के साथ। तो कुल मिलाकर बात ये जो राइटर हमें बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, राइटिंग जो है, इट मार्क्ड अ न्यू स्टेज इन ह्यूमन एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। नई पॉसिबिलिटीज भी राइटिंग ने ओपन करी
फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग आइडियाज एंड नॉलेज अक्रॉस डिस्टेंस एंड टाइम। जोग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए, टाइम को क्रॉस करते हुए राइटिंग सिस्टम ने नई नई पॉसिबिलिटीज ओपन करी कि एक आइडियाज और नॉलेज का एक एरिया से आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज हो सके अक्रॉस वेरियस डिस्टेंसेस एंड टाइम। रूलर्स जो हैं उन्होंने राइटिंग को यूज करा अपनी पावर को एडवर्टाइज करने के लिए और अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। ये कैसे? अगर मैं आपको हड़प्पा के एग्जांपल दूं, आपको याद होगा हड़प्पा में गुजरात में जो साइट हमें मिली है जिसको हम कहते हैं धौलावीरा, वहां पर आपको पता है ना एक 10 साइन का हमें एक साइन बोर्ड मिला है, पता है ना? काफी बार मैं आप लोगों को ये चीज बता चुका हूं। धौलावीरा साइन बोर्ड, ये वाला है ना। अभी दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये किसी रूलर का जो पैलेस था या जो जगह थी उसका एंट्री गेट था। कई लोग बोलते हैं दुकान का कोई बोर्ड था, या किसी रूलर का जो था वो डिस्क्रिप्शन था कि वो यहाँ पर रहता है, या फिर जैसे घर के बाहर लोग नेम प्लेट लगाते हैं। तो किसी भी चीज़ का इंडिकेशन कि ये दुकान होती है, ये किसी का घर है, ये किसी का जो है कोई बिजनेस यहाँ पर कोई चलता है, कोई फर्म चलता है, ये सारी चीज़ें भी जो हमने इंस्पिरेशन ली, आप ये भी चीज़ ऐड कर सकते हो कि ये साइन बोर्ड या फिर नेम प्लेट जैसी जो चीज़ हम आज यूज़ करते हैं उसकी भी इंस्पिरेशन जो है हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन से बोरो करी। तो रूलर जो हैं ऐसे राइटिंग सिस्टम को यूज़ करते थे एडवर्टाइज करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए अपनी पावर को, कि सबको पता लग जाए कि भाई यहाँ पर ये जो है साइन बोर्ड है, ये लगा हुआ है, यहाँ पर ये रूलर रहते हैं, ठीक है, इन्हीं का वर्चस्व है यहाँ पर। मर्चेंट्स ने यूज़ करा राइटिंग सिस्टम को अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, और जो प्रीस्ट थे दे यूज राइटिंग सिस्टम टू प्रिजर्व रिलीजियस टेक्स्ट, ताकि फ्यूचर में जो लोग हैं वो धर्म ग्रंथों की बातों को पढ़ सकें और आने वाली जनरेशन को सिखा सके, फैला सके। और पोएट्स के लिए राइटिंग जो है वो कारगर साबित हुई, ताकि वो अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को परमानेंस दे सके कि वो तो मिट जाएंगे इतिहास के पन्नों में, लेकिन उनकी कविताएं ना मिटें। और जैसे आप किसी की भी कविताएं अगर आप ले लो, कालिदास को आप कंसिडर कर लो या फिर किसी को भी, तो वो आज हम उनके बारे में इसलिए जान पाते हैं, उनकी कविताओं के बारे में हम इसलिए जान पाते हैं बिकॉज राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था वर्ल्ड में, इस वजह से। फिर वो भी बात सही है, राइटर आपको कह रहा है कि यस हम गेस कर सकते हैं, बड़ी सारी चीज़ें स्पेकुलेट कर सकते हैं कि लोगों को इतिहास में एकदम से चुल क्यों मची, प्रिसाइज इम्पल्स जो है उसके पीछे की, मतलब एकदम से लोगों की सडन स्ट्रॉन्ग विश या डिजायर एकदम से क्यों उत्पन्न हुई कि जिसकी वजह से राइटिंग सिस्टम इन्वेंट हुआ। लेकिन फिर भी एक बात बड़ी कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड विद अ फ्यू एक्सेप्शन, जो राइटिंग सिस्टम है इट कंसाइडेड विद द इमर्जेंस ऑफ सिटीज एंड स्टेट्स। जब राइटिंग सिस्टम इमर्ज हो रहा था उसके साथ साथ सिटीज और स्टेट जो है वो इमर्ज हुए। क्यों? कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन इफेक्टिव बन गया, व्यापार करना बहुत फास्ट हो गया, और अब लोगों को, सामने वाले इंसानों को समझाने के लिए टाइम नहीं लगता था कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या, उनकी कंडीशंस क्या हैं। इन सारे रीजंस की वजह से हिस्टोरियंस जो हैं वो राइटिंग सिस्टम की बिगिनिंग को एक इंपॉर्टेंट वाटरशेड इवेंट मानते हैं। वाटरशेड इवेंट दोस्तों वो होता है कभी भी किसी भी टाइम पीरियड के अंदर जब भी कोई एक टर्निंग पॉइंट होता है ना इतिहास के अंदर, उसको हम वाटरशेड इवेंट कहते हैं। तो इट इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट वाटरशेड इवेंट इन द स्टोरी ऑफ एंशिएंट कल्चर्स। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया, राइटिंग का जो इम्पैक्ट था ना वो एकदम से नहीं हुआ, ये काफ़ी ग्रेजुअल था, धीरे धीरे था, कॉम्प्लेक्स भी था, और हर जगह पर राइटिंग का इम्पैक्ट यूनिफॉर्म भी नहीं था।
यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं था कि राइटिंग का इम्पैक्ट अगर किसी एक जगह पर कुछ देखने को अगर हमें मिल रहा है तो वो एक जैसा था हर जगह पर, नहीं ऐसा नहीं था। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, अब आती है उसकी बात कि राइटिंग सिस्टम की वजह से ये लोग, कुछ लोग प्राउड फीलिंग करने लगे, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स उनको हुआ अपने ऊपर, और कुछ लोग इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहे थे। कैसे? और इसकी वजह से क्लास डिविजन्स हुई। ये कैसे? तो समझना ध्यान से इस बात को। देखो, एक ऐसी सिचुएशन भी होती थी जहां पर गिने चुने कुछ, सिर्फ कुछ ही जो लोग हैं वही जानते थे हाउ टू रीड और राइट। अब राइटिंग ने उनको पावर दी और प्रिविलेज भी दिया जो जानते थे उसको, और वो पावर और प्रिविलेज प्रिविलेज उन लोगों के लिए डिनाई हो गया जो नहीं जानते थे। क्योंकि जो लोग अगर राइटिंग सिस्टम को जानते हैं, बोलना जानते हैं, लैंग्वेज जानते हैं, उसको लिखना जानते हैं, तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो, वो सामने वाली पार्टी से लॉन्ग डिस्टेंसेस के जोग्राफिकल लोकेशंस के लोगों से इफेक्टिव और क्विक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है? जिसकी वजह से गुड्स का और रॉ मटेरियल्स का जो आदान प्रदान है, जो एक्सचेंज है, वो बहुत इजी हो जाएगा, वो बहुत फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऐसे लोगों का जो व्यापार है वो बढ़ेगा। अल्टीमेटली दे विल इमर्ज प्रॉफिटेबल, और जब जो लोग प्रॉफिटेबल साबित होंगे उन्हीं का तो वर्चस्व चलेगा एक पर्टिकुलर सोसाइटी या एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन के अंदर। ऐसे करके लोगों के हाथ में पावर भी दी राइटिंग सिस्टम ने, लोगों को प्रिविलेज पोजीशन पे भी लेकर आई इन्वेंशन ऑफ राइटिंग सिस्टम। फर्दर, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग डिड नॉट मीन द एंड ऑफ ओरल ट्रांसमिशन। इसका मतलब ये नहीं था कि लोगों ने बोलना या फिर जो मुख से कोई शब्द निकालना, सेंटेंसेस निकालना या फिर ओरली किसी चीज़ को ट्रांसमिट करना ये बंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। आप जैसे एक चीज़ जानते हो कि वेदास शुरू में जो थे वो ओरली ट्रांसमिट करे गए, इवन जब उनको पेन डाउन करा गया, लिखा गया, जब उसको पूरा का पूरा जॉट डाउन करा गया, उसके बाद भी ओरल ट्रांसमिशन चलती रही। ठीक है? तो स्पोकन वर्ड जो है, इट हैज़ ऑलवेज हेल्ड अ स्पेशल सिग्निफिकेंस बड़े सारे कल्चरल ट्रेडिशन के अंदर, और ये जो सिग्निफिकेंस है ये कंटिन्यू रही कि मतलब मुंह से बोल बोल कर जो है किसी चीज़ को ट्रांसमिट करा जाए, इवन आफ्टर मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ टेक्स्ट केम टू बी मेड। जब उसको लिखा गया ना, हैंड रिटन जब लिखा गया, पेन डाउन करा गया, उसके बाद भी तो ओरल वर्जन्स जो थे बड़े सारे रिटन टेक्स्ट के, दे कंटिन्यू टू सर्कुलेट, और उनका फार ग्रेटर आउटरीच और इम्पैक्ट भी था, क्योंकि ओरल चीज़ें लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाती थी, और जो कुछ कुछ जो टेक्स्ट थे वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते थे, ओरल फॉर्मेट के अंदर भी, रिटन फॉर्मेट के अंदर भी, और परफॉर्मेटिव फॉर्मेट्स के अंदर भी। परफॉर्मेटिव फॉर्मेट्स दोस्तों वो होते हैं, परफॉर्मेंस से वर्ड है परफॉर्मेटिव, जहां पर जस्ट अ मिनट, जहां पर किसी न किसी प्रकार का कोई एक आर्टिस्टिक फ्लेवर हो किसी चीज में, आर्टिस्टिक फ्लेवर हो किसी चीज में, जैसे मतलब आप उसको ड्रॉ कर रहे हो या फिर कुछ सिंबल बनाकर जो है वो आप डिनोट कर रहे हो, जैसे हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है? तो अपार्ट फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट, राइटिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट वाटरशेड इवेंट बना। अगेन मैंने आपको बताया, देखो वाटरशेड होता है कोई भी एक टर्निंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, पास्ट को स्टडी करने के लिए, क्योंकि रिटन सोर्सेज जो हैं जब वो हिस्टोरियन के पास अवेलेबल होते हैं तो हिस्टोरियन अच्छे से डिकोड कर पाता है। लेकिन फिर भी हमें ये याद रखना चाहिए, राइटर हमसे ये बोल रहे हैं कि ऐसे जो रिटन एविडेंस होते हैं ये ह्यूमन पास का सिर्फ एक बहुत ही छोटा पोर्शन जो है स्टडी के लिए हमें अवेलेबल करवाते हैं। एक ऐसा पास जब राइटिंग सिस्टम इन्वेंट नहीं भी हुआ था, जिसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री,
और चलो जब इन्वेंट हो भी गया था राइटिंग सिस्टम, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि नॉन लिटरेट थे, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, वो लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, इफेक्टिव तरीके से राइटिंग सिस्टम नहीं जानते थे। तो ऐसे जो नॉन लिटरेट जो पीपल हैं, वो अपने पीछे कुछ रिटन सोर्सेज छोड़कर नहीं गए इतिहास में कि हम उनको जान सकें, लेकिन उनका इतिहास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको रिकवर करा जा सकता है। और कैसे रिकवर करा जा सकता है? रिटन सोर्सेज जब अवेलेबल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को, एक्सकवेशंस को भूल जाएं। इसलिए आज भी हिस्ट्री की फील्ड में जो एक्सकवेशंस होती हैं वो आज भी होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अलग अलग कंट्री के अलग अलग हिस्टोरियंस आज भी खुदाई कर करके जो मटेरियल्स निकालते हैं उनसे भी वो बहुत सारी चीज़ों को डिकोड करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, रिटन सोर्सेज को अगर आप प्राप्त कर भी लो तो ज़रूरी थोड़ी ना कि आप उनको डिसाइफर कर पाओगे सारी की सारी चीज़ों को, या हर एक चीज़, हर एक दिनचर्या, हर एक घंटा, हर एक मिनट लोगों ने क्या करा क्या नहीं करा, ये सब कुछ थोड़ी ना मिल जाएगा आपको। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर जो स्टोरी है राइटिंग की वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि जो हड़प्पन थे वो लिटरेट लोग थे, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, वो क्या बोलकर चले गए। हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ स्क्रिप्ट उनकी अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा बल्क में, अलग अलग चीज़ें जो हमें मिली हैं, जो उनके सिंबल्स हैं, जो उन्होंने राइटिंग करी है, लेकिन फिर भी वो अनडिसाइफर्ड है। इट इज़ नॉट येट डिसाइफर्ड। तो जो हिस्टोरियंस हैं वो इस रिटन मटेरियल को यूज़ ही नहीं कर सकते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने आ गई। एक और मिस्ट्री ये भी है कि राइटिंग का क्या हुआ जब हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया आफ्टर 1900 बीसी। तो ये पॉसिबल है कि हाँ, लोग फिर भी लिखते थे, लेकिन पेरिशेबल मटेरियल पर लिखते होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई सर्वाइविंग स्पेसिमेन या कोई एविडेंस है नहीं हमारे पास राइटिंग का बिटवीन 1900 बीसी टिल 4th सेंचुरी बीसी। तो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट जो सब कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलती है वो हड़प्पन स्क्रिप्ट ही है, लेकिन ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट हड़प्पन स्क्रिप्ट है, लेकिन वो अनडिसाइफर्ड है। तो ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ये प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है, और जिसको हम जानते हैं फ्रॉम 4th सेंचुरी बीसी। इसलिए राइटर आपको ये टाइम पीरियड दे रहा था 1900 बीसी, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, टिल द रिकवरी ऑफ डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट इन 4th सेंचुरी बीसी, दैट इज नोन एज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और ये दोनों स्क्रिप्ट एक दूसरे से काफी अलग है। इन रीजंस की वजह से राइटर हमसे ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट ईजी टू ड्रॉ द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, कि जब राइटिंग इन्वेंट हुई और जब राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई। तो इसके लिए एक यूजफुल टर्म जो यूज करी जाती है वो है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री के अलग अलग मीनिंग होते हैं। अगर हम दोस्तों यूरोपियन कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम इस चीज को जानें, तो प्रोटो हिस्ट्री वर्ड का मतलब होता है इट इज यूज टू रेफर टू पीपल हु डिड नॉट देमसेल्व्स हैव राइटिंग। उनके पास खुद राइटिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन उन लोगों के बारे में, वो लोग क्या करते थे, कैसे व्यापार करते थे, उनकी दिनचर्या क्या होती थी, वो लोग अपने बारे में तो कुछ नहीं लिख कर गए इतिहास के पन्नों में, लेकिन उन लोगों के बारे में रिटन रिकॉर्ड जो हैं, जो उनके कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन या लिटरेट ग्रुप जो थे उन्होंने लिखा। जैसे और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये टर्म क्या यूज करी जाती है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो लिटरेट कल्चर था, लेकिन फिर भी वहां की स्क्रिप्ट जो है अनडिसाइफर्ड है। तो ये प्रोटो हिस्ट्री में इंक्लूड करी जाती है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन के अंदर जानने को मिलता है, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। आपको पता है ना, 6th क्लास में आपने हिस्ट्री में पढ़ा था, जो एक राजा था कंटेम्प्ररी हड़प्पन सिविलाइजेशन का, नरम सेन, है ना, उसने अपने रिटन रिकॉर्ड्स में मेंशन करा था कि यस, मैं मतलब हमारा जो देश है वो व्यापार करता है, बड़े सारे ज्वेलरीज और जो सील्स हैं लेकर आता है, मटेरियल लेकर आता है हड़प्पा से। और वहाँ पर उसको एक टर्म से भी डिनोट करा गया था, क्या था, मेलुआ, है ना। तो ये जो टर्म है, इट कैन इंक्लूड द पीरियड बिटवीन 1500 to 500 BC फॉर विच देयर इज एन ओरली ट्रांसमिटेड लिटरेचर। ठीक है, मतलब जो प्रोटो हिस्ट्री है, हम वहाँ पर बोल सकते हैं कि ओरली ट्रांसमिट जो लिटरेचर था, जैसे वेदा जो था वो इंक्लूड हम कर सकते हैं,
विच वर पेन डाउन फ्रॉम 1500 टू 500 BC, मतलब सॉरी लिखा नहीं किया, लेकिन जब वेदास जो चलते थे, लेकिन देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ राइटिंग। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो अक्सर ये जो शब्द है प्रोटो हिस्ट्री, इसको यूज़ करते हुए आए हैं फॉर लॉन्ग पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड द एडवेंट ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। और ये क्या है? इट इंक्लूड्स न्यूलिथिक कल्चर एंड चैल्कोलिथिक कल्चर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में। और न्यूलिथिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद फूड प्रोडक्शन एंड चैल्कोलिथिक विद द एडवेंट ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। तो हम जानते हैं कि हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया है, और जो ट्रांजिशन हुई हमारे देश में, सॉरी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टू लिटरेसी, ये जिस टाइम पर हुई उस टाइम पर हर एक जगह पर नहीं हो रही थी। इट डिड नॉट टेक प्लेस एवरीवेयर एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एरियाज आउटसाइड द लिटरेट हरप्पन जोन, हरप्पन सिविलाइजेशन जब चल भी रहा था, लेकिन उसके जो कंटेम्प्रेरी जो एरियाज थे वहाँ पर नॉन लिटरेट लोग भी रहते थे। तो गोइंग बाय द अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल्स ऑफ डिसाइफर्ड राइटिंग, हिस्टोरिकल पीरियड नॉर्थ इंडिया के अंदर, अब हिस्टोरिकल पीरियड मतलब दोस्तों किससे बोला जा रहा है? जब राइटिंग सिस्टम इन्वेंट हो गया था, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर ये 4th सेंचुरी BC के अंदर ही हम लोग मानते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है सिवाय ये मानने की कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही एक पहली डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है, और वो 4th सेंचुरी BC के अंदर जाने की। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस एंड संगम लिटरेचर, द ट्रांजिशन टू हिस्टोरिकल पीरियड, अगेन आई एम टेलिंग यू, हिस्टोरिकल पीरियड इज दैट पीरियड जहाँ पर राइटिंग सिस्टम इन्वेंट हो गया था और उसको प्लस डिसाइफर भी करा गया दक्षिण भारत के अंदर। तो ये रखा जाता है ये जो टाइम पीरियड है ये रखा जाता है बिटवीन 3rd या फिर 2nd सेंचुरी BC। लेकिन एविडेंस ऑफ अर्लियर ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम अनुराधापुरा इन श्रीलंका एंड मोर रिसेंटली फ्रॉम कोदुमनाल एंड कीजहाट इन तमिलनाडु, ये सजेस्ट हमें करते हैं कि ये जो डेट है ये और भी पुरानी हो सकती है टू 4th सेंचुरी BC। और मैंने आपको बताया था ना, जब भी बात आती है इस टर्म की BC, तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 4th सेंचुरी, ये उससे पुराना, उसके बाद आएगा 3rd सेंचुरी BC, फिर 2nd सेंचुरी BC। ठीक है, उल्टा चलता है ना ये। तो अगर हरप्पन स्क्रिप्ट किसी दिन डिसाइफर हो जाती है, तो हिस्टोरिकल पीरियड की बिगिनिंग का जो टाइम पीरियड है, यानी कि जब राइटिंग सिस्टम इन्वेंट हो गया नॉर्थ इंडिया के अंदर, हम उसको 3rd मिलेनियम BC की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, या फिर उससे भी पुराना हम लेकर जा सकते हैं। लेकिन अब देखो क्या है कि हमारे हाथ जो है ना, हिस्टोरियंस के हाथ जो है वो बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? कोई चॉइस ही नहीं है। ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है वो बाद में आई, लेकिन डिसाइफर्ड है, इसलिए हमें इसको मानना पड़ता है। हरप्पन स्क्रिप्ट उससे भी पुरानी है, काफ़ी सेंचुरीज पुरानी है। डिक्लाइन ऑफ हरप्पा होता है 1900 BC के अंदर, तो लगभग 2000 साल पुरानी है उससे, लेकिन फिर भी कुछ करा नहीं जा सकता उसका, क्योंकि वो अनडिसाइफर्ड है। तो राइटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और हिस्ट्री को समझने के लिए, ठीक है, कैसे राइटिंग का इस्तेमाल करा जा सकता है, तो ये आपने जाना वेज ऑफ डिवाइडिंग इंडियन पास्ट थ्रू राइटिंग एंड थ्रू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था, इसका कोई एक आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन के अंदर डाइवर्सिटीज़ भी हैं। आपको कि राइटिंग सिस्टम बेस्ट है, कम से कम हम जान तो पाएंगे इंसानों के बारे में कितना डिटेल में उन्होंने क्या करा, एज़ कम्पेयर टू हम खुद से अनुमान लगाने लग जाएं। तो भाई राइटिंग हमारे पास अवेलेबल है। हरप्पन स्क्रिप्ट अनडिसाइफर है, लेकिन फिर भी आपको राइटिंग सिस्टम होने के बावजूद भी अनुमान लगाना पड़ेगा। अब साइन बोर्ड है जैसे धौलावीरा का, वो भी एक राइटिंग सिस्टम का नमूना है, तो आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि हो सकता है वो किसी वहां पर रूलर का ही हो, क्योंकि ये साइन बोर्ड्स कोई कॉमन थोड़ी ना था कि घरों घरों के बाहर नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं हड़प्पा के अंदर। सिर्फ वहीं क्यों मिला, या गिनी चुनी जगह पर ही ऐसे साइन बोर्ड्स वगैरह ये अवेलेबल क्यों हैं? तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई महान इंसान या फिर कोई रूलर जो है जो उस रीजन को कंट्रोल करता होगा, वो वहाँ पर हमें देखने को मिला। और हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे मेजर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ थी, जो साइट्स थी, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, है ना, लोअर टाउन और सिटाडेल। धौलावीरा एक एक्सेप्शन है जहाँ पर हमें 3 पार्ट्स के अंदर वो सिटीज़ जो है वो डिवाइड होती है दिखती है, और वहाँ पर एंट्रेंसेस भी 3 थे उस सिटी तक जाने के। तो इसलिए साइन बोर्ड अगर वहाँ पर था तो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन ही रहता होगा, कोई इंपॉर्टेंट रूलर ही रहता होगा।
तो यहां पर हमारी जो एक्सकवेशंस हैं वो ज़्यादा काम आ रही है एज कम्पेयर टू राइटिंग। तो आप ये नहीं बोल सकते कि एक्सकवेशन जो होती है वो तो स्टोरी मेकअप होता है और वो राइटिंग सिस्टम से ज़्यादा रिलायबल हो नहीं सकता। राइटिंग सिस्टम होने के बावजूद भी आप हो सकता है उसके ऊपर रिलाई ना कर सको बिकॉज ऑफ इट्स अनडिसाइफरमेंट, यानी कि उसको डीकोड ना कर पाओ। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।